शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे आपका स्वागत है। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान से जुड़े वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है अंतरिम सरकार, जो 1946 में गठित की गई थी। तो ये अंतरिम सरकार क्या थी, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 1946 में कैबिनेट मिशन का एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक थी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो संविधान सभा भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य करेगी। दूसरी चीज़ थी कि एक अंतरिम सरकार का भी गठन होना था और यही अंतरिम सरकार भारत में शासन प्रशासन का काम देखेगी। ये अंतरिम सरकार कुछ नहीं बल्कि पहले से एक व्यवस्था चली आ रही थी कि वायसराय की अध्यक्षता में एक परिषद होती थी जिसे वायसराय परिषद कहा जाता था। तो उस परिषद में जो सदस्य होते थे, उन्हीं सदस्यों के सलाह पे वायसराय भारत में शासन संचालन का कार्य करते थे। तो प्रारंभ में वो जो परिषद थी उसमें अंग्रेजों को ही रखा जाता था, परंतु जैसे जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, भारतीयों की यह मांग उठती रही कि उस परिषद में भारतीयों को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे शासन प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता हो। तो 1946 के इस कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में यह प्रावधान किया गया था कि उस वायसराय के परिषद में सारे सदस्य भारतीय होंगे और उस परिषद के अध्यक्ष वायसराय ही होंगे, लेकिन जो बाकी जो अन्य सदस्य होंगे उसका एक प्रमुख होगा जिसे मंत्रिमंडल का प्रमुख कहा जाएगा और वो उपाध्यक्ष होंगे, अर्थात वायसराय अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष जो होंगे उस मंत्री परिषद के या जिसको अंतरिम सरकार हम कह रहे हैं उस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष होंगे। तो इसका गठन कैसे हुआ और इसके कार्य प्रणाली क्या थी उसको हम समझेंगे। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज क्या होती है, कानून बनाने के लिए संसद होती है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुन कर जाते हैं और वही कानून का निर्माण करते हैं। उस समय जो थी संविधान सभा वही कार्य कर रही थी, अर्थात संविधान सभा को एक संसद कह सकते हैं या अस्थायी संसद के रूप में वह कार्य भी कर रही थी। बाद के दिनों में संविधान निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद वह अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी संविधान सभा। अब आज के समय में एक सरकार होती है, उस सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं और मतलब जो मंत्री परिषद होती है उसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं और बाकी जो मंत्री परिषद के अन्य लोग होते हैं वो विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं और ये इसी मंत्री परिषद के सलाह पे राष्ट्रपति काम कर सकते हैं। तो उस समय जो वायसराय थे और आज के राष्ट्रपति, आज इस मंत्री परिषद के सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करते हैं, उस समय उस मंत्री परिषद की सलाह पे वायसराय कार्य करते थे। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं या वही ढांचा था जो कि बाद में वो विकसित होते हुए आज का रूप लेके आया। तो समझते हैं अंतरिम सरकार को। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें क्या प्रावधान थे, यह 14 सदस्यों की एक मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद में 6 सदस्य कांग्रेस से जाने थे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से और एक सदस्य ईसाई, सिख और पारसी को धार्मिक आधार पे इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस मंत्री परिषद में 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार यहाँ पे शब्द है। तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सर्वदलीय
थी, ये किसी एक दल के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि दलीय आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसमें दो प्रमुख दल थे। उस समय दो प्रमुख दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो दोनों दलों से लगभग बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस मंत्री परिषद में 3 धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था, जो ईसाई, पारसी और सिख धर्म से आते थे। तो इस प्रकार 14 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन होना था, जिसे अंतरिम सरकार कहा गया। जब 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई, तो इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग ने इस अंतरिम सरकार का विरोध किया। उसके विरोध का कारण था कि वह पाकिस्तान के निर्माण पर अडिग थी और उसके लिए संघर्ष कर रही थी और अपने मांगों को जोर शोर से उठा रही थी। तो उसी आधार पे उसने इस अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। दूसरी चीज, उसका विरोध इस बात पे भी था, उसकी मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि इस अंतरिम सरकार में जो भी मुस्लिम सदस्य हों, वो उसका निर्धारण मुस्लिम लीग करे। अर्थात कांग्रेस को वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बनते नहीं देखना चाहती थी, और इस बात का कांग्रेस विरोध कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मुस्लिम सदस्य जो भी अंतरिम सरकार में आए वो मुस्लिम लीग के तरफ से ही आए। तो इन दो बिंदुओं के आधार पर मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का गठन किया। तो प्रारंभ में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी, इसमें 3 मुस्लिम सदस्य थे, और वो तीनों मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस के थे। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। उसके शामिल होने का मुख्य कारण था कि उसने एक रणनीति बनाई मुस्लिम लीग ने कि अब हम सरकार में शामिल होकर गतिरोध उत्पन्न करेंगे और पाकिस्तान की मांग को और ज़्यादा धार देंगे। अर्थात वह अंतरिम सरकार के कार्य में व्यवधान डालना चाहती थी, और इसी मुद्दे को लेकर वो इसमें शामिल भी हुई, और उसका रवैया भी वैसा ही रहा। अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसका मुख्य उद्देश्य होता था कि कार्यों को बाधित करना। इस बात की चर्चा हमने पहले ही कर ली कि इस अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वह वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे, और इसके जो मंत्री परिषद के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, वो उपाध्यक्ष थे वायसराय की कार्यकारिणी। और उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो अध्यक्ष थे इस मंत्री परिषद के। जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, तो उसके 5 सदस्य शामिल किए गए। जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, तो पहले से जो 3 मुस्लिम सदस्य थे उनको हटाया गया, और उनके स्थान पे मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हुए। उसमें से एक सदस्य थे, 5 सदस्यों में से मुस्लिम लीग के तरफ से जो एक सदस्य थे, वो थे YN मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल। ये बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे और बंगाल के बहुत बड़े दलित नेता भी थे। तो मुस्लिम लीग ने उनका समर्थन किया था, उन्हीं के समर्थन से YN मंडल इस अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे और उन्हें विधि मंत्री बनाया गया था। तो YN मंडल को सपोर्ट करने का मुख्य जो कारण था, पीछे का कारण था मुस्लिम लीग को, कि वह हिंदुओं में एक फूट डालना चाहती थी, या वह यह दिखलाना चाहती थी कि मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि हिंदुओं के भी एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व
करती है। पहली रणनीति उसकी यह थी। और पीछे का जो एक छुपा हुआ एजेंडा जिसको कहते हैं वह यह थी कि एक हिंदुओं को एक बड़े वर्ग का समर्थन लेना है, जिससे उनका जनसंख्या के आधार पे एक बड़ा बेस तैयार हो। क्योंकि पाकिस्तान का जो निर्माण होना था आगे चल के, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, उसमें यह प्रावधान थे कि जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा होगा। तो पहले से ही मुस्लिम लीग की यह रणनीति थी और उसी रणनीति पे वो कार्य कर रहे थे कि अपने पीछे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का सपोर्ट दिखलाना है, जिससे एक बड़े हिस्से पाकिस्तान के रूप में एक बड़े क्षेत्र को हासिल किया जा सके। इसी रणनीति के तहत उन्होंने YN मंडल को अपना समर्थन दिया और उन्हें अंतरिम सरकार में शामिल करवाया। अब आते हैं कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट बनाए गए। अब यहाँ के बाद से यह भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट बन गए, अलग अलग देश बन गए। तो यह जो अंतरिम सरकार थी वह भी विभाजित हो गई, एक जो भारत में रह गई वो और एक पाकिस्तान के लिए। तो 1946 में जो लोग इसमें शामिल थे भारत के अंतरिम सरकार में, उसमें से कुछ सदस्य 1947 में भी शामिल हुए। 7 जो सदस्य, इसकी विस्तार पूर्वक कभी चर्चा कर लेते हैं, समझते हैं कि 46 में जो बनी थी मंत्री परिषद, उसमें कुल 13 लोग थे। 14 लोगों को अंतरिम सरकार में लेने की बात थी, लेकिन मुस्लिम लीग के अड़ंगे और इन सब वजहों से जो है सो कभी वो 14 सदस्य इसमें नहीं हो पाए, 13 ही रहे। बाद में भारत और पाकिस्तान का के रूप में अलग विभाजन भी हुआ देश का। तो वो विभाजन होने के उपरांत वो 1947 में जो मंत्री परिषद बनी, अब इसमें 14 सदस्य हो गए। इन 14 सदस्यों में पहले जो 7 सदस्य थे वो 1946 वाले मंत्री परिषद में भी थे। कौन कौन थे उसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह और CH भाभा। इन 7 के विभाग भी करीब करीब वही थे जो पहले उनके पास थे। जैसे पंडित नेहरू के पास राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले पहले से भी थे, लेकिन 1947 के मंत्री परिषद में एक विज्ञान विभाग भी उन्हें अतिरिक्त रूप से अपने पास रखा। विज्ञान, भारत में विज्ञान के विकास के लिए विज्ञान मंत्रालय अपने पास रखा। अब इस मंत्री परिषद में भी एक बदलाव आया। बदलाव यह आया कि जवाहरलाल नेहरू इस मंत्री परिषद के मुखिया थे, तो अब इन्हें प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। पहले वो उपाध्यक्ष कहे जाते थे कार्यकारिणी परिषद के, लेकिन अब प्रधानमंत्री कहे जाने लगे। दूसरे जो महत्वपूर्ण सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके पास पहले से ही एक गृह विभाग था और सूचना प्रसारण मंत्रालय था। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये तो लगभग हर कोई जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय भी उनके अधीन था। यह बहुत लोगों को पता नहीं होता है और यहीं से प्रश्न भी पूछा जाता है। अब 47 का जो मंत्रिमंडल जो गठित हुआ, उसमें एक अतिरिक्त प्रभार इनको दिया राज्यों का मामला, जैसे देशी रियासत और राज्यों का एकीकरण करके उनका भारत में मिलाने का जो कार्य था, ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को अतिरिक्त रूप में सौंपा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भी खाद्य और कृषि विभाग देख रहे थे, बाद में भी उनका वही विभाग रहा। जॉन मथाई पहले उद्योग और नागरिक आपूर्ति देख रहे थे
उनका विभाग बदला गया। अब उनका विभाग हो गया रेल और परिवहन। जगजीवन राम पहले भी श्रम विभाग देख रहे थे, बाद में भी श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह पहले भी रक्षा विभाग देख रहे थे और इस मंत्रिमंडल में भी रक्षा विभाग वही देख रहे थे। अब यहाँ से जो सदस्य हैं, बाकी के जो 7 सदस्य हैं, वो उनमें से कुछ वो लगभग नए सदस्य आए सातों, और पहले से जो थे उनके विभाग वो बदले गए। वो विभाग के अनुसार अलग अलग लोग आए। जैसे लियाकत अली खान, ये पहले वित्त विभाग देख रहे थे, लेकिन लियाकत अली खान बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनके बदले में आर.के. शनमुगम शेट्टी को वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। गजनफर अली खान के बदले राजकुमारी अमृत कौर आई, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे, लेकिन नए मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय देख रही थी। तो राजकुमारी अमृत कौर जो थी इस मंत्रिमंडल में, अर्थात 1947 वाले मंत्रिमंडल में, या स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री परिषद में एकमात्र महिला मंत्री थी, और वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री भी हैं, पहली महिला मंत्री जिन्हें स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था। अब सी राजगोपालाचारी, यह पहले शिक्षा और कला विभाग देख रहे थे। उनके बदले में नए मंत्रिमंडल 47 में अबुल कलाम आजाद को लाया गया और उन्हें शिक्षा विभाग सौंपा गया, और यही अबुल कलाम आजाद बाद में भी शिक्षा मंत्री ही बने। प्रथम आम चुनाव होने के बाद भी पहली जो लोकसभा का गठन हुआ उसमें भी इन्हें शिक्षा विभाग ही सौंपा गया। अब्दुल रब नस्तार, इनके बदले रफ़ी अहमद किदवई आए। ये पहले डाक, वायु, रेल और संचार देख रहे थे, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई को सिर्फ संचार विभाग ही सौंपा गया था। आई चुंद्रिकर, ये वाणिज्य विभाग देख रहे थे, तो ये इनको भी 46 वाले मंत्रिमंडल में तो थे, 47 वाले में हटा दिया गया। इनके बदले श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए और उन्हें उद्योग विभाग सौंपा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आते हैं अंतिम सदस्य जो 14वें हैं, बी.एन. गाडगिल। बी.एन. गाडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग का कार्यभार सौंपा गया। तो ये थी दोनों 46 और 47 की अंतरिम सरकारें, मंत्रिपरिषद का विस्तृत ब्यौरा। अब इसमें से आप याद करने के लिए कई चीज़ें, हाँ, एक वाई.एन. मंडल का चर्चा छूट गया। वाई.एन. मंडल 46 में विधि विभाग, पहले विधि विभाग उनको बनाया, विधि मंत्री बनाया गया था। तो वो जब पाकिस्तान के निर्माण के बाद अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया, अर्थात 1947 के मंत्रालय में भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। वाई.एन. मंडल अपने समर्थकों के साथ और अपने वर्ग को लेकर पाकिस्तान चले गए और वहाँ पे उन्हें विधि मंत्री बनाया गया। पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री भी वाई.एन. मंडल ही थे। वहाँ पे मुस्लिम लीग जो है इस तरीके से वाई.एन. मंडल को आगे बढ़ा रही थी, और उन्हें हिंदुओं में जिस तरीके से छुआछूत एक ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार चली आ रही है, पाकिस्तान में वैसा छुआछूत और इन सब चीज़ों जो कुरीतियाँ हैं वैसा व्यवहार नहीं होगा, ऐसा उन्हें आश्वासन देके पाकिस्तान ले जाया गया था। परंतु पाकिस्तान के निर्माण के बाद वहाँ जाने के बाद उन लोगों की स्थिति वहाँ काफ़ी ख़राब हो गई, और छुआछूत और ये सब बातें वहाँ भी बहुत बृहत स्तर पे होने लगी, साथ में धर्मांतरण और ये सब बातें होने लगी। तो अंत में वाई.एन. मंडल जो है वहाँ की स्थिति को देखकर काफ़ी निराश हुए और अंततः भारत वापस लौट कर आ गए। परंतु उनके समर्थक तो वहीं रह गए, वो खुद वापस आ गए और एक गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए 17 और 18 सालों के बाद अर्थात 67-68 में उनकी मृत्यु हो गई।
तो ये थी दोस्तों ये अंतरिम सरकार के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।